ओके क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। हम लोग कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में अदर लॉज पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के अपने आप में कोई लॉ है? नो, ये अपने आप में एक्ट नहीं है। हम लोग स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, और स्टैट्यूट्स का मतलब क्या होता है? लॉ। यानी जब कभी लॉ को पढ़ने में कोई कंफ्यूजन होती है तो कोर्ट्स के पास वो डिस्प्यूट जाती है, और कोर्ट्स उस लॉ को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जो सीधा सीधा मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर सीधे सीधे मीनिंग से क्लियर बात सामने नहीं आती है तो फिर उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। इसके लिए कुछ इंटरनेशनल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है, जिनको यूज करके या जिनको फॉलो करके कोर्ट्स लॉ का इंटरप्रिटेशन करते हैं। प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स होते हैं। प्राइमरी रूल्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था, सबसे पहला लॉ कौन सा पढ़ा था, रूल कौन सा पढ़ा था? लिटरल कंस्ट्रक्शन। लिटरल कंस्ट्रक्शन का लॉ ये कहता है कि हमें लिटरली एग्जैक्टली जो लिखा है, जैसा लिखा है वैसे इंटरप्रेट करना होगा। यानी जो वर्ड लिखा है उसका ग्रामेटिकल मीनिंग जो है, ऑर्डिनरी मीनिंग जो है, उसी मीनिंग में उसको अंडरस्टैंड करना होगा। दूसरा रूल हमारा था रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन ये कहता है कि जो जैसा लिखा है अगर उसको वैसे समझने में सेंसिबल मीनिंग नहीं आ रहा है तो फिर हमें लॉजिकल मीनिंग अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लॉ मेकर क्या कहना चाह रहा होगा। दैट वाज नोन एज रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। आई थिंक अच्छा थर्ड भी कर लिया था ना। थर्ड कौन सा रूल था? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में हार्मनी का मतलब क्या होता था? पीस। यानी अगर किन्हीं दो सेक्शंस में या दो एक्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या एक ही चीज दो अलग अलग सेक्शन कह रहे हैं तो हम उनको इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि दोनों के बीच में हार्मनी हो या पीस हो। जिसमें हम लोगों ने तीन वर्ड्स देखे थे, नॉट विद स्टैंडिंग देखा था, सब्जेक्ट टू देखा था, और विदाउट प्रीजुडिस देखा था। ठीक है, चलो अब हम लोग को स्टार्ट करना है हेडन्स रूल से। ओके, यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द रूल इन हेडन्स केस और मिसशिफ रूल। अब मिसशिफ रूल का मतलब समझो। मिसशिफ रूल ये कहता है लॉ इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि कुछ ना कुछ गलत हो रहा था, उस गलत को ठीक करने के लिए लॉ बनाया जाता है। तो जब हम लोग लॉ को इंटरप्रेट करेंगे तो हम लोग पहली कोशिश ये करेंगे कि उस इंटरप्रिटेशन से वो मिसशिफ खत्म हो रही हो, जिस मिसशिफ को खत्म करने के लिए लॉ बनाया गया था। एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया था सीटी वाला, ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। एग्जाम्पल ये था कि एक पर्सन था, वो क्या कर रहा था, वो अपने डोर पे खड़े रह के सीटी बजाता था और लड़कियों को छेड़ता था। ठीक है, एक दिन एक लड़की छिड़ गई और उसने कोर्ट में कंप्लेन कर दी। इस मिसशिफ को खत्म करने के लिए एक लॉ बनाया गया, और लॉ में क्या लिख दिया गया कि कोई भी पर्सन अपनी डोर पे रह के लड़की को नहीं छेड़ेगा। ठीक है, इस लॉ के बनाने के बाद क्या वो लड़का सुधरा? नहीं, वो अपनी बैल्कनी में गया और बैल्कनी में जाके उसने लड़की को छेड़ना शुरू कर दिया। जब कोर्ट में ये केस गया तो उसने कहा भैया लिटरल इंटरप्रिटेशन करो लॉ का, लिटरल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से जो लिखा है वही होगा। लॉ में ये लिखा था कि कोई भी पर्सन डोर पे खड़े रह के लड़की को नहीं छेड़ेगा। हम तो डोर पे गए ही नहीं, हम तो सुबह से नीचे उतरे ही नहीं, हम तो कहाँ खड़े हैं? बैल्कनी में खड़े हैं। तो इस हिसाब से क्या उसका बैल्कनी में खड़े रह के लड़की को छेड़ना लीगल मान लिया जाएगा? नाउ अगर इस चीज में हम लोग लिटरल कंस्ट्रक्शन का रूल लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो बालकनी में खड़े रह के छेड़ सकता है। लेकिन यहाँ ये देखा जाएगा कि इस लॉ को बनाने के पीछे मिसचिफ क्या थी। मिसचिफ ये थी कि एक गलत काम हो रहा था, उस गलत काम को रोकने के लिए लॉ बनाया गया था। तो आज जब कोर्ट्स इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो कोर्ट ये कहेंगे कि भले ही उन्होंने डोर लिख दिया हो, लेकिन उनका मतलब ये था कि कोई भी किसी को कहीं पर भी नहीं छेड़ेगा। ये उन्होंने कौन सा रूल लगा दिया? हेडन्स रूल या मिसशिफ रूल। मिसशिफ रूल ये कहता है कि हम लॉ को इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि मिसशिफ खत्म हो जाए और जो रेमेडी दी गई थी वो इनहैंस हो जाए। ओके, इस रूल को क्या कहा जाएगा? मिसशिफ रूल। वेयर द लैंग्वेज यूज्ड इन अ स्टैट्यूट। देखो ये जितने भी रूल्स है ना, ये सारे रूल्स तभी यूज होंगे जब लॉ क्लियर नहीं है। अगर लॉ क्लियर है बिल्कुल तो फिर हमें इन रूल्स की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये रूल्स की नौबत तो तब आती है जब डिस्प्यूट हो और मैटर कोर्ट के पास जाए, तब कोर्ट इन रूल्स को यूज करता है। अदरवाइज जो लॉ में जैसा लिखा है वैसा ही इंटरप्रेट कर लिया जाएगा। वेयर द लैंग्वेज यूज्ड इन अ स्टैट्यूट is capable of more than one interpretation. Language used in the statute. Statute मतलब क्या हुआ? लॉ। कह रहे हैं लॉ में जो लाइन लिखी है उससे दो मतलब समझ में आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है आप भी जब लॉ पढ़ते हैं तो आपको कुछ और मतलब समझ में आया, आपके फ्रेंड को कुछ और मतलब समझ में आया।
फिर आप दोनों जब टीचर से पूछने गए तो उसने कोई और ही मतलब समझा दिया कि दोनों ही गलत थे, असली मतलब तो ये था। यहां पर डिस्प्यूट अराइज होती है। कह रहे हैं जब वर्ड्स इस तरह से लिखे हुए हैं कि उनका एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन हो रहा है, द मोस्ट फर्मली एस्टैब्लिश्ड रूल फॉर कंस्ट्रक्शन इज द प्रिंसिपल लेड डाउन इन हेडन्स केस। द इंटेंशन ऑफ दिस रूल, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये लाइंस आप लिख सकते हैं आंसर में। द इंटेंशन ऑफ दिस रूल इज ऑलवेज टू मेक सच अ कंस्ट्रक्शन एज शैल सप्रेस द मिसचिफ एंड एडवांस द रेमेडी। मेन बात क्या है? सप्रेस द मिसचिफ एंड एडवांस द रेमेडी, यानी जो मिसचिफ है उसको खत्म कर दिया जाए और जो रेमेडी है उसको इनहैंस कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। कह रहे हेडन्स केस में ये कहा गया था कि जब भी कोर्ट इंटरप्रिटेशन करेगा तो वो ये चार चीजों को देखेगा। फर्स्ट, व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ द एक्ट। कह रहे इस एक्ट के आने के पहले भी क्या इस मैटर पे कोई लॉ था? What was the defect or mischief caused by the earlier law? क्या जो पिछला वाला लॉ था क्या उससे कोई मिसचिफ हो रही थी? इन सारे फैक्टर को कोर्ट कंसिडर कर रहा है कि अच्छा पहले क्या नियम था, पहले सीटी बजाना अलाउड था कि नहीं अलाउड था, अगर पहले अलाउड था तो ये मिसचिफ हो रही थी। इन सारे फैक्टर्स को कोर्ट कंसिडर कर रहा है, ठीक है। हाउ डज द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सीक टू रिजॉल्व और क्योर द मिसचिफ। कह रहे हैं इस लॉ से क्या मिसचिफ खत्म हो सकती है? जो अभी लॉ बनाया गया है क्या इससे मिसचिफ खत्म हो सकती है? अगर ऐसा है तो हम ऐसा ही इंटरप्रिटेशन करेंगे जिससे वो मिसचिफ खत्म हो रही हो। एंड व्हाट आर द ट्रू रीजंस फॉर द रेमेडी, उस रेमेडी के रीजंस क्या हैं? तो जब भी कोर्ट के सामने कोई ऐसा मैटर आएगा जिसकी एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन है तो सबसे पहले कोर्ट इन चार क्वेश्चंस को कंसिडर करेगा और चार क्वेश्चंस को कंसिडर करने के बाद देन कोर्ट शैल मेक सच कंस्ट्रक्शन as will suppress the mischief and advance the remedy। इन चारों क्वेश्चंस को कंसिडर करने के बाद कि पहले क्या लॉ था, पहले क्या होता था, मिसचिफ कैसे होती थी, उसको खत्म कैसे किया जा सकता है, और इन सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद वो कैसा कंस्ट्रक्शन निकालेगा कि मिसचिफ खत्म हो जाए और रेमेडी जो है वो इनहैंस हो जाए। इस रूल को क्या कहा जाएगा? हेडन्स रूल या मिसचिफ रूल। क्लियर हो गया? ठीक है, तो चार रूल्स हो गए अभी तक। पहला रूल हम लोगों ने कौन सा पढ़ा? लिटरल कंस्ट्रक्शन। दूसरा रूल कौन सा था? रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। तीसरा था हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन और चौथा है मिसचिफ रूल या हेडन्स रूल। ठीक है, ये प्राइमरी रूल्स चल रहे हैं अभी। अब देखो जरा, यहाँ एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। इस एग्जाम्पल को पढ़ के ज्यादा समझ नहीं आएगा, पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो। एक एक्ट होता है प्राइज कॉम्पिटिशन एक्ट, ठीक है, अपने कोर्स में नहीं है, कहीं नहीं है, बट इसका मतलब समझो। प्राइज कॉम्पिटिशन एक्ट का मतलब पहले क्या होता था, इनफैक्ट अभी भी होता है, बहुत सारे लोग जो ऐसे प्रोडक्ट्स वगैरह बेचते हैं वो अलग अलग स्कीम्स निकालते हैं प्राइजेस की। जैसे नहीं वो दिवाली धमाका ऑफर या लकी कूपन निकालिए, हमारे यहाँ से इतने की परचेज करिए तो आप एक कूपन निकलेगा जिसमें से एक इनाम निकलेगा। इस तरीके के बहुत सारे प्राइजेस आते थे, ठीक है, बहुत सारे। अब ये लकी ड्रॉ निकलना या प्राइज निकलना या नाम निकलना, ये सब देखा जाए तो लक फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, इसमें आपकी कोई स्किल एंड जजमेंट नहीं होती थी। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारी स्कीम्स निकालते थे। अल्टीमेटली आपको भी पता है ये सारी स्कीम सिर्फ कस्टमर्स को बेवकूफ बनाने की होती है। वो प्राइस कभी निकला आज तक आपका? वो किसका निकलता है पता है? उन्हीं के घर वालों का, है ना। ऐसी कोई भी जो स्कीम होती है, लकी कूपन स्कीम, इसमें हमारा कभी कुछ नहीं निकलता। बस होता ये है कि हम उनके जाल में फंस के ज्यादा की परचेज अलग कर लेते हैं, है ना। तो होता क्या है, ऐसी स्कीम्स निकाली जाती है जो लक फैक्टर पे बेस्ड होती हैं। या कई बार होता है कुछ ऐसी न्यूज़पेपर में भी निकलता है, कुछ क्रॉसवर्ड्स निकलते हैं या कुछ ऐसे निकलते हैं कि इनका अरेंज करो या अंतर ढूंढो टाइप का, है ना, तो आपको इनाम मिलेगा। अब ऐसी स्कीम्स जो होती हैं ये प्योरली लक फैक्टर पे डिपेंडेंट होती हैं। तो इस पे एक एक्ट बनाया गया और उन्होंने कहा कि ऐसी स्कीम्स अगर आप बहुत हाई वैल्यू की लगाएंगे तो वो गलत मानी जाएगी। ये एक तरह से गैम्बलिंग हो जाएगी कि भाई आपने कह दिया हम 2 लाख का इनाम देंगे, हम 10 लाख का इनाम देंगे अगर आपका कूपन निकला या ऐसा कुछ हुआ। तो इस चीज को कर्ब करने के लिए ये एक एक्ट बनाया गया, प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट, और इन्होंने रिक्वायरमेंट डाल दी कि 1 महीने में 1000 से ज्यादा का इनाम आप नहीं डिक्लेयर कर सकते। ठीक है, अगर आप देखो तो ये एक एक्ट है भी बहुत पुराना, 1955 का, ओके। और इन्होंने कहा कि इसमें कितने लोग एंट्री दे सकते हैं, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्होंने ले डाउन कर दिए इस एक्ट के अंडर, ओके। एक तरह से देखा जाए तो इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स में क्या प्राइज हो सकता है उसके ऊपर रूल बना दिया इस एक्ट को बना के, प्राइज कॉम्पिटिशन एक्ट। अब क्या हुआ, जब ये प्राइज कॉम्पिटिशन एक्ट आया तो इस पे एक डिस्प्यूट अराइज हुआ।
डिस्प्यूट ये अराइज हुआ कि वो गेम्स जो अपनी स्किल से जीते जाते हैं, जैसे केबीसी, क्या वो भी इस एक्ट के अंडर कवर हो जाएंगे? बताइए, अगर कोई केबीसी जीत रहा है तो क्या वो गैम्बलिंग या लक फैक्टर से जीत रहा है? नो। हाँ, वहां तक पहुंचना लक फैक्टर हो सकता है, बट एक बार आप वो हॉट सीट पे बैठ गए, ठीक है, तब वो लक फैक्टर नहीं होगा, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर स्किल एंड नॉलेज। तो यहाँ एक डिस्प्यूट अराइज हुआ कि क्या प्राइज कंपटीशन में कंपटीशन उन चीजों को भी कहा जाएगा जिसमें स्किल के बेसिस पे हम कर रहे हैं? ये डिस्प्यूट अराइज हुआ, इस पे कोर्ट अपना इंटरप्रिटेशन देगी। मैटर समझ में आया? डिस्कशन क्या होगा अब इसके लिए? ये देखा जाएगा कि पहले क्या मिसशिफ थी, उस मिसशिफ को खत्म करने के लिए क्या इंटरप्रिटेशन निकाला जाए। ठीक है, तो जरा एग्जांपल पढ़ते हैं। Application of this mischief rule is also well founded in the construction of Section 2D of the Prize Competition Act. अब देखना, इस एक्ट में प्राइज कंपटीशन की डेफिनेशन क्या दी गई है? Any competition in which prizes are offered for the solution of any puzzle, यानी किसी कोई पजल है किसी तरीके की, उसका सोल्यूशन दे रहे हो, upon building up arrangement, combination, permutation of letter, figures, etc. इन्होंने कंपटीशन की ये डेफिनेशन दे दी कि कुछ लेटर्स अरेंज करने हैं, बिल्डिंग करना है, अरेंजमेंट करना है, इस तरह से करके अगर आप कोई पजल सॉल्व कर रहे हो तो उसको हम कंपटीशन मान लेंगे। ओके, अब इशू क्या आया देखो, द इशू वाज वेदर द एक्ट अप्लाइज टू कंपटीशन व्हिच इन्वॉल्व सब्सटेंशियल स्किल एंड आर नॉट इन द नेचर ऑफ गैम्बलिंग। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि भाई ये जो कंपटीशन की डेफिनेशन दी है इससे तो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है कि किस तरीके की कंपटीशन की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कोई भी पजल जिसको अरेंज करके या कुछ भी करके अगर हमने रिजल्ट निकाला हो, तो देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे क्रॉसवर्ड्स होते हैं जो अपनी स्किल से जीते जाते हैं। क्रॉसवर्ड में थोड़ी ना गैम्बलिंग लगती है, वो तो आप अपना दिमाग लगाते हो, दिमाग लगा के सॉल्व करते हो। तो अगर आप अपनी स्किल लगा के कोई क्रॉसवर्ड सॉल्व कर रहे हो तो क्या वो भी प्राइज कॉम्पिटिशन में कवर होगा? अगर आप देखो तो इनके कॉम्पिटिशन की डेफिनेशन से ये क्लियर नहीं हो रहा है। अब पहले तो समझो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। अगर कंपटीशन की डेफिनेशन में क्लियरली लिखा होता कि भाई स्किल वाले जो हैं उनको नहीं मानेंगे और जो नॉर्मल गैम्बलिंग वाले हैं उनको हम इसमें कवर करेंगे, तो कोई कंफ्यूजन ही ना होती। लेकिन क्योंकि इस एक्ट में क्लियरली मेंशन नहीं था, इन्होंने कहा कोई भी गेम जो अरेंज करके जीता जा रहा है, बिल्डिंग करके जीता जा रहा है, उसको हम कॉम्पिटिशन मानेंगे। क्योंकि एक्ट की लैंग्वेज क्लियर नहीं थी, इसलिए ये इशू अराइज हुआ कि वो गेम जो अपनी स्किल से जीते जा रहे हैं क्या वो भी कवर होंगे कि नहीं होंगे। अब डिस्प्यूट अराइज हुआ तो मैटर किसके पास जाएगा? कोर्ट के पास। देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रेफरिंग टू द प्रीवियस स्टेट ऑफ लॉ, अब सुप्रीम कोर्ट मिसशिफ रूल लगाएगा। सबसे पहले देखेगा कि भैया पहले क्या सिचुएशन थी, ये लॉ क्यों बनाया। वो कह रहे हैं लॉ इसलिए बनाया क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स चल रहे थे जिसमें कोई स्किल नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, टैलेंट नहीं था, लेकिन कुछ भी अनाप शनाप प्राइज बांटे जा रहे थे। इस मिसशिफ को रोकने के लिए कि लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो, इस मिसशिफ को रोकने के लिए ये लॉ बनाया गया था। तो आप बताइए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट होते तो आप क्या जजमेंट निकालते कि जो स्किल वाले गेम हैं वो इस कंपटीशन की डेफिनेशन में कवर होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये एक्ट बनाया गया था ऐसे गेम्स को रोकने के लिए जो गेम्स यूजलेसली गिफ्ट बांट रहे थे बिना किसी टैलेंट के। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि डेफिनेशन क्लियर नहीं थी तो हमें कोर्ट के पास जाना पड़ा। अब देखो सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि आप सुप्रीम कोर्ट बने अभी अभी, तो जरा देखिए क्या डिसीजन दिया। आफ्टर रेफरिंग टू द प्रीवियस स्टेट ऑफ लॉ टू द मिसशिफ दैट कंटिन्यूड अंडर दैट लॉ स्टेटेड एज फॉलो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हैविंग रिगार्ड टू द हिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेशन, क्योंकि लॉ क्लियर नहीं था इसलिए हम लॉ की हिस्ट्री पे गए कि क्यों बनाया गया। द डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट thereof and wording of the statute, we are of the opinion that competition which are sought to be controlled and regulated by the act are only those competition, यानी इस एक्ट में सिर्फ वो वाले competition कवर हो रहे हैं in which success does not depend on any substantial degree of skill। तो इन्होंने कहा कि भाई एक्ट की हिस्ट्री को अगर हम देखें, मिसशिफ को रोकना है, रेमेडी को इनहैंस करना है, तो हम इस जजमेंट पे पहुंचे कि ये जो कंपटीशन की बात कर रहे हैं, यानी ये रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से कॉम्पिटिशन्स के लिए लगाए गए होंगे? उन कॉम्पिटिशन्स के ऊपर जो कि स्किल या जजमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। अब समझ में आया मिसशिफ रूल या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का यूज कैसे होता है? अगर लॉ में ये बात क्लियरली लिखी होती तो इंटरप्रिटेशन की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि लॉ में ये कंफ्यूजन था इसलिए हमें मिसशिफ रूल का यूज करके इसका जजमेंट देना पड़ा। क्लियर?
ठीक है, ये एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो। चलो 4 हो गए, 5, हाँ 4 हो गए। अब हम करते हैं 5th वाले पॉइंट, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। अब बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, ये कह रहे हैं कि अगर हम लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो हम नॉर्मली ऐसा इंटरप्रिटेशन करेंगे जिससे लोगों की भलाई हो। कोर्ट ये मान के चलता है कि कोई भी लॉ प्राइमरीली किस लिए बनाया जाता है, लोगों की भलाई के लिए। तो अगर कोई ऐसा लॉ है जिसके 2 मीनिंग समझ में आ रहे हैं, एक ऐसा मीनिंग है जिससे लोगों की भलाई हो रही है और एक ऐसा है जिससे नहीं हो रही है, तो कोर्ट कौन सा वाला इंटरप्रिटेशन यूज करेगा जिससे अंडर प्रिविलेज लोगों का बेनिफिट हो रहा, क्योंकि लॉ बनाए जाते हैं लोगों के बेनिफिट के लिए। तो अगर कभी ऐसी कोई कंफ्यूजन होती है तो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, ऐसा कंस्ट्रक्शन विच इज बेनिफिशियल फॉर द पब्लिक, ऐसा इंटरप्रिटेशन निकाला जाएगा। दिस इज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नॉट अ रूल बट अ मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन। कह रहे हैं कोई रूल नहीं है, ये तो एक तरीका है इंटरप्रिटेशन का। अ प्रोविजन लिबरली so as to give effect to the declared intention of the legislation. अब मार्क कर लो, beneficial construction will be given to a statute which brings into effect provisions for improving the conditions of certain classes of people. Improving the condition of certain classes of people मतलब अगर कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन है जिससे लोगों की भलाई हो रही है, कुछ गरीब लोग हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनकी भलाई हो रही है, तो कोर्ट लिबरल इंटरप्रिटेशन करके उनकी भलाई वाला फेवर में करेगा। Who are underprivileged or have not been treated fairly in the past. In such cases, it is permissible to give an extended meaning to the words or clauses. कई बार उनकी भलाई के लिए वो लॉ के बियॉन्ड भी चले जाते हैं। नॉर्मल रूल तो ये कहता है लॉ में जो लिखा है वही लिखा है, लेकिन कई बार अगर हमें लोगों की भलाई का सोचना होता है तो कोर्ट उस लॉ के बियॉन्ड भी चला जाता है ताकि उन लोगों का बेनिफिट हो सके। ठीक है, इस रूल को हम लोग क्या कहेंगे, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। 5 प्राइमरी रूल्स हो गए अभी तक। पहला कौन सा था, लिटरल कंस्ट्रक्शन। लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, जो लिखा है, जैसा लिखा है ऑर्डिनरी मीनिंग में, उसी को एज इट इज अंडरस्टैंड कर लो। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या कह रहा था कि उसकी लॉजिकल मीनिंग पे जाओ, अगर जो लिखा है, जैसा लिखा है, वो कोई इलॉजिकल बात समझ में आ रही है तो उसकी सेंसिबल मीनिंग पे जाना पड़ेगा। थर्ड कौन सा था, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अगर 2 सेक्शन एक ही बात कह रहे हैं जो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो हमें उनके बीच में हार्मनी यानी कि पीस लाना है। ठीक है, उसको इस तरह से इंटरप्रेट करना है जिसमें हम लोग नॉटविथस्टैंडिंग या सब्जेक्ट टू वर्ड्स यूज कर सकते हैं। फोर्थ कौन सा था, हेडन्स रूल या मिसशिफ रूल। हमें लॉ का ऐसा इंटरप्रिटेशन करना है जिससे मिसशिफ खत्म हो रही हो और रेमेडी इनहैंस हो रही हो। और ये वाला कौन सा है, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। कोर्ट वो इंटरप्रिटेशन करेगा जिससे कुछ अनप्रिविलेज लोगों का या जिनके साथ गलत हुआ है उन लोगों का बेनिफिट हो रहा हो, वो कंस्ट्रक्शन अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है, अब आता है रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। अब एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन में पहले समझना क्या है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द वर्ड्स ऑफ अ स्टैट्यूट मस्ट बी कॉन्स्ट्रूड सो एज टू गिव अ सेंसिबल मीनिंग, दे ऑट टू बी कॉन्स्ट्रूड। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन अगर आपको याद हो, ये नाम था अट्रस मैगिस वेलिड कॉन्पेरिट, याद आएगा आपको। ठीक है, नाउ अब एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन ये कहता है कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग हमें क्लियर है, जैसे एंड और। एंड का मतलब क्या होता है, जब 2 चीजों को जोड़ के पढ़ना है। और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो वो। ठीक है, अच्छा इंग्लिश के और हिंदी के और ऑपोजिट होते हैं, ये समझ में आया। ठीक है, हिंदी का और एंड हो गया। ओके, ये कह रहे हैं लॉ में कहीं एंड लिखा है कहीं और लिखा है। ये हम लोग भी देखते हैं, जब हम लोग लॉ पढ़ते हैं तो ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी के आगे एंड लिखा है इसका मतलब दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी है, अगर और लिखा है तो इसका मतलब कोई भी एक हो जाए तो काम चल जाएगा। नॉर्मल रूल यही कहता है कि एंड का मतलब होता है जोड़ना और का मतलब होता है ईदर ऑफ द टू। लेकिन कई बार लॉ में एंड और इंटरचेंजेबली लिख दिए जाते हैं, मतलब जहां उनको एंड लिखना चाहिए वहां वो और लिख गए। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। ऐसे एक्सेप्शनल सिचुएशंस में हम लोग उस और को एंड कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। मतलब समझे, मान लो कोई 2 कंडीशंस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लॉ में 2 कंडीशन लिखी हैं, ए एंड बी। ठीक है, फाइन, 2 कंडीशंस हैं, इनके बीच में लिखा है वर्ड एंड। ओके, एंड का मतलब हो गया दोनों फॉलो करनी है। लेकिन जब कोर्ट ने इन दोनों प्रोविजंस को पढ़ा तो लॉजिकली ये समझ में आ रहा है कि दोनों में से कोई भी एक होगा तो बात हो जानी चाहिए। लेकिन लिखा क्या था, एंड लिखा था।
ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ऐसा इंटरप्रिटेशन करेगा कि इस एंड को क्या समझा जाए, और समझा जाएगा, ठीक है। दिस इज एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। अब सोचो एक्सेप्शनल क्यों है, क्योंकि नॉर्मली तो एंड का मतलब होता है ऐड करना, और जो लिखा है हमें वही समझना है। लेकिन अगर हमें समझ में आ रहा है कि एंड अगर हम इंटरप्रेट करते हैं तो पूरा मीनिंग ही गलत हो रहा है, ऐसे सिनेरियोज में एंड को और या और को एंड इंटरप्रेट किया जा सकता है। हम नहीं करेंगे, कोर्ट करेगा, ठीक है। आप ये ना सोचना अच्छा हम भी कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे। कोर्ट डिसाइड करेगा कि अच्छा ठीक है, इस एंड लिखा जरूर है बट लॉ मेकर एक्चुअली में क्या लिखना चाह रहा होगा, और लिखना चाह रहा होगा, सो इट विल बी कॉन्स्ट्रूड एज और। ओके, तो देखो नॉर्मल रूल क्या है, एंड इज अ प्रैक्टिकल जॉइनिंग वर्ड एंड सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग द रिलेशन और कनेक्शन और एडिशन। जब दो चीजों का एडिशन करना होता है तो वो एंड यूज होता है। द वर्ड एंड इज नॉर्मली कंजक्टिव। कंजक्टिव मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, और डिसजंक्टिव मतलब होता है अलग करना। ओके, तभी देखो अगली लाइन में लिखा है द वर्ड और इज डिसजंक्टिव पार्टिकल दैट मार्क्स एन ऑल्टरनेटिव जनरली करस्पॉन्डिंग टू ईदर। और का मतलब ये होता है ना ईदर, या तो ये या तो ये। नाउ the word and is normally conjunctive while or is disjunctive, but sometimes underline करो, but sometimes and is read as or and vice versa। कई बार and को हम लोग और की तरह पढ़ते हैं और को हम लोग and की तरह पढ़ते हैं to give effect to the manifest intention of the legislature। okay, and may be legitimately construed as or when the intention of the legislature is clear। ठीक है, अगर लेजिस्लेचर का इंटेंशन एकदम क्लियर है, वो कह रहा है कि ए और बी दोनों फॉलो होने हैं, लेकिन गलती से उसने और लिख दिया। अब इंटेंशन एकदम क्लियर है कि दोनों कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए, लेकिन गलती से और लिख गया है, तो कोर्ट यहाँ इंटरप्रिटेशन क्या करेगा, उसको और मान लेगा, ठीक है। एंड व्हेन एनी अदर कंस्ट्रक्शन वुड टेंड टू डिफीट सच इंटेंशन, अगर हमने उसको और मान लिया तो उसका कुछ गलती मीनिंग समझ में आएगा। ऐसे सिनेरियो में वो एंड और की गलती जो लॉ मेकर से हो गई उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, और एंड को और या और को एंड कॉन्स्ट्रू कर लिया जाएगा, क्योंकि ये हम लोग एक्सेप्शनल चीज कर रहे हैं। नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग तो एंड का हुआ ऐड करना, और का मतलब हुआ ऑप्शन, लेकिन क्योंकि हम ये एक्सेप्शनल कर रहे हैं इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। समझ आ गया पक्का, ठीक है। इसमें दो एग्जाम्पल्स हैं, एक है एंड और का, ठीक है, और दूसरा है देखो मे, मस्ट एंड शैल का। ये आपने कई बार लॉ में भी देखा होगा, ये तीन शब्द होते हैं मे, मस्ट एंड शैल। क्या फर्क होता है, मे का मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, शैल का मतलब हो सकता है, ठीक है, और मस्ट का मतलब होगा ही होगा। ओके, यानी अगर हम देखें तो मे हाँ भी है ना भी है, वो चाहो तो करो चाहे तो ना करो। जैसे हम लोग कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप मे बी डन। अब अगर ये लिखा है पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मे बी डन, मतलब चाहो तो करो चाहो तो ना करो। अब कहीं कहीं लिखा होता है, मान लो इसी लाइन में लिखा होता है द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी शैल बी डन, ठीक है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी मस्ट बी डन। ओके, ये तीन वर्ड्स होते हैं। नाउ नॉर्मल रूल तो यही कहता है कि अगर मे लिखा है तो हो सकता है हो सकता है ना हो, ठीक है। लेकिन कई बार इसमें भी क्या होता है, लिखा उन्होंने मे है लेकिन उनका मतलब होता है मस्ट। अब मान लो कंपनीज एक्ट में सब कुछ लिखा है, बिना कंपनी को जब तक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिलता कंपनी काम नहीं कर सकती, लेकिन मान लो लॉ के किसी लाइन में लिखा है द कंपनी मे रजिस्टर इटसेल्फ, ठीक है। अब पूरा कंपनीज एक्ट क्या कहता है, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा कंपनी काम नहीं कर सकती, और वहीं एक लाइन लिखी हुई है दैट द कंपनी मे रजिस्टर इटसेल्फ। अब आपने वही लाइन उठा ली, आपने कहा हम तो लिटरल कंस्ट्रक्शन करेंगे, मे लिखा है मतलब चाहो तो करो चाहो तो ना करो। आप ये डिस्प्यूट लेके कोर्ट में गए तो कोर्ट ने कहा ठीक है तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, ग्रामेटिकली यू आर राइट, लेकिन तू पूरा एक्ट भी तो देखो, पूरा एक्ट साफ साफ इंटेंशन बोल रहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी काम नहीं कर सकती। तो वो जो लाइन लिखी है ना मे, उसको हम लोग एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में क्या समझेंगे, मस्ट समझ लेंगे। तो नॉर्मली तो जहां मे लिखा है वो क्लियर है, जहां मस्ट लिखा है वो क्लियर है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मे को मस्ट या मस्ट को मे समझा जाए। सिमिलरली जहां शैल लिखा होता है हम लोग नॉर्मली शैल को मस्ट ही मानते हैं, द कंपनी शैल डू दिस थिंग मतलब करना ही पड़ेगा। ओके क्लियर।
ये दोनों एग्जाम्पल समझ आ गए ना, बेसिक से। एक्सेप्शनल, नॉर्मल रूल तो इनका कुछ और होता है, लेकिन हो सकता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इनका कुछ और मीनिंग समझा जाए। ओके, मे, मस्ट एंड शैल। लेट अस फर्स्ट अप्रिशिएट द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी प्रोविजन। ये दो तरीके के प्रोविजंस होते हैं, मैंडेटरी प्रोविजन, डायरेक्टरी। बताओ मैंडेटरी प्रोविजन में क्या वर्ड्स यूज होते होंगे? मस्ट और शैल, ठीक है। और डायरेक्टरी प्रोविजन में क्या यूज होते होंगे? मे। डायरेक्शन है, चाहो तो करो, चाहो तो ना करो। ओके, वेयर द इनैक्टमेंट और प्रोविजन प्रिस्क्राइब्स दैट कॉन्टेम्पलेटेड एक्शन बी टेकन विदाउट एनी ऑप्शन और डिस्क्रिशन। बताओ, अगर एक्ट में लिखा है कि ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा विदाउट एनी ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन, यू हैव टू डू इट, तो हम लोग जनरली कौन सा वर्ड यूज करते होंगे? मस्ट। Then such statute or provision will be known as mandatory, जिसमें वर्ड हम यूज कर लेते हैं must, where acting authority is vested with a discretion or choice। लेकिन अगर आपके पास डिस्क्रिशन है या चॉइस है तो ऐसे प्रोविजंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी, जिसमें हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं मे। In deciding whether the statute is directory or mandatory, the question is whether there is anything that makes it the duty of the person on whom the power is conferred। अब वो मैंडेटरी है कि नहीं, किससे पता चलेगा कि ये आपकी ड्यूटी है कि नहीं? जैसे पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करना ऑप्शनल है और कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप एक्ट में मान लो ये लाइन लिखी होती है, द पार्टनरशिप अग्रीमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड। ठीक है, पार्टनरशिप सबने पढ़ा है, ठीक है। पार्टनरशिप में एक लाइन गलती से लिख गई, पार्टनरशिप अग्रीमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड, जबकि आपने देखा है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन भी एक टॉपिक है कि वैसे तो रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी, लेकिन अगर आपने नहीं कराया तो ये चीजें हो सकती हैं। तो इस पूरे सेक्शन से ये समझ में आ रहा है कि जरूरी नहीं है कि आप कराओ। कई जगह पार्टनरशिप एक्ट में ये भी लिखा है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन बाद में भी किया जा सकता है, ठीक है। इन सारी बातों से समझ में आ रहा है कि वो जो लाइन लिखी है पार्टनरशिप अग्रीमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड, वो गलत है। तो हम पूरे एक्ट को देखेंगे उस लाइन के मतलब को समझने के लिए, और हो सकता है मतलब इतना माफ कर देते हैं लॉ मेकर को कि चलो तुमसे इतनी गलती हो गई, हमने अंडरस्टैंड कर लिया। तो उन सिचुएशन में मे को मस्ट या मस्ट को मे इंटरप्रेट किया जा सकता है। क्लियर? ठीक है। वही चीज है, मे और मस्ट को इन्होंने समझाया। देखो जैसे यहाँ पे कह रहे हैं ना, मे जो होता है ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। मे कैन नेवर मीन मस्ट, नॉर्मली तो मे को हम मस्ट कभी नहीं समझ सकते हैं। शैल दो मैंडेटरी इज टू बी रेड एज वे, लेकिन इन सब के लास्ट में हम लोग यही लेके चलेंगे कि अगर जरूरत पड़े तो इनका इंटरचेंजेबल मीनिंग भी निकाला जा सकता है। तो अब इतना डिटेल में इनको याद करने की जरूरत नहीं है। रूल ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस के अंदर ये दो एग्जाम्पल याद रखना, एंड और वाला और मे, मस्ट एंड शैल वाला, और इसके अंदर आप अपनी लैंग्वेज में समझा सकते हैं। क्लियर? ठीक है। ओके, कितने हो गए? 6 रूल्स हो गए। पहला कौन सा था? लिटरल कंस्ट्रक्शन। दूसरा कौन सा था? रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। तीसरा कौन सा था? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। चौथा कौन सा था? मिसशिफ रूल या हेडन्स रूल। पांचवा कौन सा था? बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, वो कंस्ट्रक्शन करेंगे जिससे लोगों की भलाई हो रही हो। और सिक्स्थ कौन सा था? एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, जिसमें एंड और मे मस्ट था। क्लियर? अब आता है रूल ऑफ एजेस्डम जेनेरिस। पहले तो इसको बोल के दिखाओ, एजेस्डम जेनेरिस। ये तो आसान वाला है, ठीक है। अच्छा, एजेस्डम जेनेरिस का पहले हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। मान लो हमने एक लाइन लिखी, बहुत छोटी सी लाइन है, डोमेस्टिक एनिमल्स आर, कौन होते हैं जरा बताएंगे? कुछ एग्जाम्पल दीजिए। ओके, अरे सिंपल उठा लें, डॉग, कैट, काउ एक्सेट्रा, ठीक है। ओके, अब लॉ में एक लाइन लिखी थी कि डोमेस्टिक एनिमल्स आर डॉग, कैट, काउ एक्सेट्रा, ठीक है। मेरा एक कंटेंशन था, हमने घर पे शेर पाला है, मेरे घर पे रहता है। डोमेस्टिक एनिमल कौन होते हैं? जो घर पे रहता है। तो मेरा एक शेर पाला है हमने, मेरे घर पे रहता है, वो डोमेस्टिक एनिमल है, हम ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। तो आप कह रहे हो कैसी बातें कर रहे हो, शेर थोड़ी डोमेस्टिक एनिमल हुआ। कहाँ लिखा है लॉ में? तो हमने कहा लॉ में लिखा हुआ है कि शेर डोमेस्टिक एनिमल है। आपने कहा कहाँ लिखा है? हमने कहा देखो वहां लिखा है डोमेस्टिक एनिमल्स आर डॉग, कैट, काउ एक्सेट्रा। इस एक्सेट्रा में मेरा शेर आ गया, ठीक है। ये मैटर कोर्ट में गया, बताओ हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? क्यों? व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड एक्सेट्रा?
एक्सेट्रा एक वर्ड है जो आपने भी जिंदगी में कई बार यूज किया है। आज पहली बार हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि इस एक्सेट्रा का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मेरा कंटेंशन ये है कि भाई डोमेस्टिक एनिमल वो होते हैं जो घर पे रहते हैं। मेरा शेर मेरे घर पे रहता है, पहले डायनासोर भी रहता था, अब मर गया है, एक्सटिंक्ट हो गए ना, इसलिए। तो अब हमने शेर पाल लिए, बड़े शौक है हमारे, ठीक है। तो वो भी डोमेस्टिक एनिमल माना जाएगा, इसलिए उसको भी लॉ का प्रोटेक्शन मिलेगा। तो हमारे शेर को डोमेस्टिक एनिमल मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हमने कहा इस एक्सेट्रा में हमारा शेर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? कैसे कह सकते हैं नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड एक्सेट्रा? आप सोच रहे हो लॉ में किस किस पॉइंट पे लड़ाई हो सकती है? इतने छोटे छोटे इशू, वो एक्सेट्रा जो आप कहीं भी लिख देते थे, है ना, ईटीसी तो आपकी आदत है कहीं भी लिख दिया, ओके। आज हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज दिस एक्सेट्रा। एक्सेट्रा होता है एक जनरल वर्ड, ठीक है, क्योंकि एक्सेट्रा का खुद में कोई मीनिंग नहीं होता। एक्सेट्रा एक जनरल वर्ड है जो अपना मीनिंग ड्रॉ करता है कुछ स्पेसिफिक वर्ड से, ओके। बेसिकली एक जनरल वर्ड अगर किसी स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद लग रहा है तो उस जनरल वर्ड का मीनिंग स्पेसिफिक वर्ड से डिराइव किया जाता है, ओके। एजेस्टम जेनेरिस का रूल ये कहता है, इस प्रॉब्लम में कोर्ट रूल यूज करेगा एजेस्टम जेनेरिस का। एजेस्टम जेनेरिस ये कहता है कि अगर कोई जनरल वर्ड है और उसके पहले कोई स्पेसिफिक वर्ड है जो कि एक क्लास को बिलोंग कर रहा है, ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं इनकी एक कैटेगरी है। क्या कैटेगरी है इनकी? डोमेस्टिक एनिमल की, ठीक है। अब इस एक्सेट्रा में शेर आएगा कि नहीं आएगा, इसके लिए कोर्ट ये कहेगा ओवर हियर एक्सेट्रा अपनी कैटेगरी ड्रॉ कर रहा है डोमेस्टिक एनिमल से, और डोमेस्टिक एनिमल की कैटेगरी में लायन कवर नहीं होता, इसलिए आपके एक्सेट्रा में शेर कवर नहीं होगा इवन इफ वो आपके घर पे रह रहा हो, ठीक है। अगर एक जनरल वर्ड है उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स लगे हुए हैं तो उस जनरल वर्ड का मीनिंग स्पेसिफिक वर्ड से ड्रॉ किया जाएगा। इसके लिए उन स्पेसिफिक वर्ड्स को एक कैटेगरी या क्लास में बिलोंग होना जरूरी है, ठीक है, फाइन। तो अगर मान लीजिए हम सिंपली आपसे कहते हैं रोज है, ठीक है, देन कोई भी जैस्मिन है, एक्सेट्रा, इस एक्सेट्रा में बताओ क्या आएगा? कंपनी लॉ आएगा। क्यों? एक्सेट्रा में तो कुछ भी आ सकता है, कंपनी लॉ लगा ले। नहीं, कंपनी लॉ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां इस एक्सेट्रा का मीनिंग डिपेंड करेगा फ्लावर्स, इनकी कैटेगरी कौन सी हो गई? फ्लावर्स, ठीक है। एक्सेट्रा जो जनरल वर्ड है वो अपना मीनिंग ड्रॉ करेगा स्पेसिफिक वर्ड से, ओके। लेकिन इसकी एक शर्त है, शर्त ये है जो हम लोग कभी ध्यान नहीं देते, शर्त ये है कि जितने वर्ड्स लिखे हैं उससे वो कैटेगरी एग्जॉस्ट नहीं होनी चाहिए, तब आप एक्सेट्रा नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे कहा सीए इंटर के ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट्स, टैक्स, लॉ, एक्सेट्रा। बताओ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत है? हमने आपसे कहा सीए इंटर के ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट्स, टैक्स, लॉ, एक्सेट्रा। यहां एक्सेट्रा लगा सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि 3 ही होते हैं, अब किस बात का एक्सेट्रा? लेकिन आपको पता है हम लोग ने इस चीज का कभी ध्यान नहीं दिया। हम लोग को जहां जो चीज नहीं समझ में आती है हम लोग वहां एक्सेट्रा डाल देते हैं। हमारे एक्सेट्रा का मतलब पता है क्या होता है? आगे याद नहीं आ रहा तो एक्सेट्रा, तुम समझ लो। हम लोग ने जिंदगी भर एक्सेट्रा यहाँ लगाया है, बट एक्सेट्रा तभी लगता है जब उस कैटेगरी में अभी और भी एलिमेंट्स हो, अब उसका मीनिंग कोर्ट ड्रॉ करेगा उस कैटेगरी से, ठीक है। तो एजेस्टम जेनेरिस का रूल का मतलब देखो क्या हुआ। The term एजेस्टम जेनेरिस means of the same kind or species. Species समझ गए? उसी स्पीशी का होना चाहिए, उसी कैटेगरी का होना चाहिए। अब अगर हम लिख रहे हैं डोमेस्टिक एनिमल्स आर, तो हमारा शेर जो है वो डॉग की स्पीशी का नहीं है, कैट की स्पीशी का नहीं है, इसलिए उस एक्सेट्रा में शेर कवर नहीं होगा। उस एक्सेट्रा में वो एनिमल्स कवर्ड होंगे जो डोमेस्टिक एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, ओके। सिंपली स्टेटेड वेयर, अब देखना, स्पेसिफिक वर्ड्स pertaining to a class are followed by general word। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से स्पेसिफिक वर्ड्स कौन से थे? डोमेस्टिक एनिमल, कैट, डॉग, काउ, आर फॉलोड बाय जनरल वर्ड। जनरल वर्ड क्या था? एक्सेट्रा। द जनरल वर्ड शैल बी कंस्ट्रूड एज लिमिटेड टू द थिंग्स ऑफ सेम काइंड एज दोस स्पेसिफाइड। तो उस जनरल वर्ड का मीनिंग हम उस सेम कैटेगरी से लेंगे जो उसके पहले वर्ड्स में यूज किया गया है। क्लियर? ठीक है। दिस रूल अप्लाइज, ये रूल सिर्फ तब लगेगा व्हेन
द स्टैच्यूट कंटेन्स एन इन्यूमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स। ये रूल तब लगेगा जब कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हो, वो सारे स्पेसिफिक वर्ड्स एक कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो। अच्छा, मान लो हमने लिखा रोज, ठीक है, पिज्जा, लॉ, एक्सेट्रा, ये लाइन ठीक है? क्यों? यहां एक्सेट्रा लग सकता है, क्यों? कोई कैटेगरी नहीं है, रोज अलग है, पिज्जा अलग है, लॉ अलग है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इनमें क्योंकि कोई कैटेगरी नहीं है इसलिए इसके आगे एक्सेट्रा नहीं लग सकता और इसका इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता। तो पहली शर्त ये थी कि हमारे लॉ में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हो, उन स्पेसिफिक वर्ड्स की कोई क्लास हो और कैटेगरी हो। थर्ड, वो कैटेगरी एग्जॉस्ट ना हो चुकी हो, कि जितने शब्द लिखे उसमें एक कैटेगरी खत्म हो गई हो। जैसे अगर मान लो दुनिया में डोमेस्टिक एनिमल 3 होते, डॉग, कैट, काऊ, तो वहां एक्सेट्रा नहीं लग सकता था। ओके, जनरल टर्म फॉलोज द इन्यूमरेशन, उन सारे स्पेसिफिक वर्ड्स के आगे क्या लग रहा हो? एक जनरल वर्ड लग रहा हो, एंड देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ अ डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंट, और कोई ऐसा डिफरेंट मीनिंग ना समझ में आ रहा हो, तो उस एक्सेट्रा का मीनिंग हम लोग जनरली ड्रॉ करेंगे उसके पहले यूज करने वाले अदर वर्ड्स से। ठीक है, जैसे एक्सेट्रा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। कई बार ऐसे भी आपने लिखा होगा दिस 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 एंड एनी अदर वे या एनी अदर मीन्स। अब ये एनी अदर जनरल वर्ड हो गया, ये एनी अदर में हम लोग क्या लेके चलेंगे? उसी कैटेगरी से। जैसे हम कई बार लॉ में ऐसे लिखा होता है द लेटर कैन बी सेंट बाय पोस्ट, ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट और एनी अदर मेथड। अब ये जो एनी अदर मेथड लिखा है ये हो गया हमारा जनरल वर्ड, इसके पहले कैटेगरी आ रही है, वो कैटेगरी जिससे चीजों को, लेटर को पोस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आया कि एनी अदर मेथड में ईमेल काउंट हो सकता है? तो जज कहेगा हाँ ईमेल काउंट हो सकता है क्योंकि ईमेल इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स ऑफ पोस्टिंग। अब क्लियर हो गया? ठीक है, 2 एग्जाम्पल ले लिए हम लोगों ने। द रूल ऑफ एजेस्डम जेनरिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ बट ओनली अ पार्ट ऑफ वाइडर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड देयरफॉर, अब देखो वही लिखा है, एंड देयरफॉर दिस रूल हैज नो एप्लीकेशन वेयर इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज क्लियर। वैसे भी ये लाइन तो हम लोग सारे रूल्स में लेके चल रहे थे कि अगर लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्लियर है तो एक्सेट्रा में इतना दिमाग थोड़ी लगाएंगे। ओके, अगर उनका इंटेंशन एकदम क्लियर है तो फिर हमें दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके फाइन, इसके एक्सेप्शन मन हो तो रीड कर लेना, वही है जैसे देखो एक्सेप्शन में, इफ द प्रीसीडिंग टर्म इज जनरल एज वेल एज दैट व्हिच फॉलोज दिस रूल कैन नॉट बी अप्लाइड। अगर स्पेसिफिक वर्ड्स हैं ही नहीं, जनरल वर्ड्स ही हैं, तो फिर तो ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं होगा। इसी तरह वेयर पर्टिकुलर वर्ड्स एग्जॉस्ट द होल जीनस, डोमेस्टिक एनिमल 3 ही तरीके के हैं तो भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। पढ़ लेंगे आई थिंक ये एक्सेप्शंस हम, ठीक है। तो ये 7 हो गए हमारे। कौन सा था ये रूल? एजेस्डम जेनरिस, ये भी सेम है बस चार्ट में दे दिया है। ओके, 7 रूल्स हो गए हमारे प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। पहला कौन सा था? लिटरल कंस्ट्रक्शन। दूसरा कौन सा था? रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। तीसरा कौन सा था? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। चौथा कौन सा था? मिसशिफ रूल या हेडन्स रूल। फिफ्थ कौन सा था? बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। सिक्स्थ कौन सा था? एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, एंड और मे मस्ट, ठीक है। और लास्ट वाला कौन सा था? एजेस्डम जेनरिस। ये 7 होते हैं प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अगर एग्जाम की बात करें तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिसमें सारे समझाने होंगे। तो ऑब्वियसली सारे समझाने तो सबके अंदर थोड़ा थोड़ा मैटर लिखना होगा, लेकिन अगर इंडिविजुअली कोई पूछ लेते हैं फिर उसको डिटेल्ड लिखना होगा, ठीक है। तो जैसे मिसशिफ रूल था उसमें प्राइज कंपटीशन वाला एग्जांपल डाल देना, जो इन्होंने एग्जांपल दिए वो कोट कर देना। ओके, चलो अब बात करेंगे सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिसमें पहले आता है नोसाइटर असोसिस। इसको भी बोल के दिखाओ पहले, है ना। नोसाइटर असोसिस, कुछ लग रहा है सॉस जैसा कुछ होने वाला है ना। अच्छा, नोसाइटर असोसिस का बेसिकली मतलब होता है अ वर्ड इज नोन बाय इट्स एसोसिएट वर्ड्स। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। कई बार ऐसा होता है आपके साथ, आपके किसी छोटे भाई बहन ने या किसी छोटे बच्चे ने आपसे किसी वर्ड का मीनिंग पूछा, तो आप उससे कहते हैं कि पूरी लाइन बताओ, फिर बताते हैं। हुआ है आपके साथ? इसका समझो सिचुएशन क्या है। आपको मतलब तो आता नहीं है ना, और छोटे भाई बहन से कह भी नहीं सकते कि हमें मतलब नहीं आता है, तो आप उससे कहते पूरी लाइन बताओ, कुछ ना कुछ तो हम समझा ही देंगे तुमको, है ना। और वो ज्यादा पूछताछ करेगा तो उससे कहेंगे जाओ पढ़ो जाके दूर से, है ना। ये आपने क्या किया पता है? आपने उस शब्द का मीनिंग ढूंढा है आसपास के शब्दों से। आपने ना जानते हुए भी कौन सा रूल लगाया पता है? नोसाइटर असोसिस, यानी कि द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज नोन बाय इट्स एसोसिएट वर्ड्स।
एसोसिएट वर्ड्स मतलब आसपास के वर्ड से। अब मान लीजिए इसका एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मेरी कंपनी की बैलेंस शीट है, ठीक है। बैलेंस शीट में लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, लिखा ही होता है फिक्स्ड एसेट में। तो मेरी कंपनी में लिखा हुआ था प्लांट एंड मशीनरी। तो मेरा सवाल ये था, ये प्लांट कौन सा प्लांट है, कौन सा पेड़ लगा है तुम्हारे यहाँ? बैनियन ट्री लगा है कि पीपल ट्री लगा है कि कौन सा ट्री लगा है? बताइए ये कौन सा प्लांट है? हमने आपकी बैलेंस शीट में देखा प्लांट एंड मशीनरी, हमने कहा प्लांट का मतलब क्या होता है? हम डिक्शनरी में गए, डिक्शनरी में जाके देखा, उसने कहा प्लांट का मतलब पेड़ होता है। तो हमने पूछा ये कौन सा पेड़ है जो इतना लाखों का पेड़ तुमने लगवा लिया अपनी फैक्ट्री में, और इतनी फैक्ट्री में अपने पेड़ लगाने की जरूरत क्या थी? तो ये कौन सा वाला प्लांट है? कौन सा प्लांट है ये बड़ी मशीनरी वाला प्लांट है ना। जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ इस चीज का प्लांट लगा है, प्लांट का मतलब यहाँ क्या हुआ? फैक्ट्री लगी है। ये आपने प्लांट का मतलब किससे समझा पता है? मशीनरी से। क्योंकि ये प्लांट मशीनरी के साथ लगा हुआ है तो आपने इसका मतलब फैक्ट्री समझा। और अगर मान लीजिए हम आपसे कहें देयर आर मेनी प्लांट्स इन माय गार्डन, तो अब हमने पूछा कौन सी फैक्ट्री लगा रखी है गार्डन में? जैसे ही गार्डन आया तो आपने कहा ये प्लांट कौन सा होगा? ये प्लांट होगा पौधों वाला, पेड़ वाला, ठीक है। ये जो रूल यूज किया जा रहा है इसको क्या कहा जाता है? नोसाइटरस सॉसेस। तो इस पे अगर कभी डिस्प्यूट होगी तो कोर्ट ये देखेगा कि अच्छा आसपास के वर्ड्स क्या हैं, उन आसपास के वर्ड्स को पढ़ के हम ये बताएंगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। ओके, नोसाइटर और सॉसेस मीन्स दैट व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर ससेप्टेबल ऑफ एनालॉगस मीनिंग, दो वर्ड्स हैं जिनका एक जैसा मीनिंग है, आर कपल्ड टुगेदर, दे आर अंडरस्टूड टू बी यूज्ड इन द कोगनेट सेंस। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, दो शब्द हैं जो एक साथ यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसी में अगर मान ली एग्जांपल दे ट्रीज एंड प्लांट्स, अब अगर ट्रीज और प्लांट लिखा होता तो आप इसका क्या मीनिंग लेके चलते? पेड़ वाला प्लांट। ओके, तो अगर दो वर्ड्स हैं जिनका एक जैसा मीनिंग है उनको साथ में लिखा जा रहा है तो उनका मीनिंग हम दोनों को एसोसिएट करके देखेंगे। दे टेक एज इट वर देयर कलर फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों अपना मीनिंग एक दूसरे से निकाल रहे हैं। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ मोर जनरल वर्ड बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू सेंस एनालॉगस टू दैट ऑफ लेस जनरल वर्ड। अब प्लांट और मशीनरी में मशीनरी ज्यादा स्पेसिफिक हुआ और प्लांट जनरल हुआ, क्योंकि प्लांट के और भी मीनिंग्स होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जिस वर्ड के और भी मीनिंग्स हैं उसी में तो कंफ्यूजन अराइज होगी, उसका मीनिंग हम लोग उस वर्ड से देखेंगे जिसके रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग है। ओके, अब इन्होंने एग्जाम्पल दिए, इनके अजीब ही एग्जाम्पल होते हैं। जैसे देखो, फ्रेश ऑरेंज जूस इज नॉट अ फ्रूट जूस, ठीक है। अभी देखना आगे क्या बता रहे हैं। while dealing with purchase tax act, while use the expression manufactured beverages including fruit juice and bottled water and syrup, अब एक एक्ट में एक लाइन लिखी थी मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस इंक्लूडिंग फ्रूट जूस। तो एक बात बताओ, फ्रूट जूस जो मैन्युफैक्चर्ड है, क्या फ्रेश ऑरेंज जूस वो उस कैटेगरी में आएगा? थोड़ा सा एक मेहनत ज्यादा लगेगी। पता नहीं ऐसा एग्जाम्पल देने की जरूरत ही क्या थी कि एग्जाम्पल में ही दिमाग लगा जा रहा है। एग्जाम्पल इसलिए लिखे जाते कि चीजें समझ में आए, इन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दे दिया। ये कह रहे हैं एक एक्ट में एक लाइन लिखी थी मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस इंक्लूडिंग फ्रूट जूस, ठीक है। मेरा एक सवाल था फ्रेश ऑरेंज जूस है, फ्रेश ऑरेंज जूस मतलब हमने ऑरेंज तोड़ा और उसको जूस निकाल लिया, क्या वो मेरे इस लाइन में कवर होगा कि नहीं होगा? बताओ, उसके ऊपर ये परचेज टैक्स एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर लॉ में लाइन लिखी है मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस इंक्लूडिंग फ्रूट जूस, ये लाइन लिखी है, इस लाइन को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, फ्रेश ऑरेंज जूस वाली लाइन को भूल जाओ, ये इन्होंने सोल्यूशन लिख दिया है, अभी इसको भूल जाओ, लो भूल गए, ठीक है। अब पढ़ो, एक लॉ में एक लाइन लिखी है मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस इंक्लूडिंग फ्रूट जूस एंड बॉटल्ड वाटर एंड सिरप, इनके ऊपर टैक्स लगता है। तो मेरा सवाल ये था कि हमने ऑरेंज पेड़ से तोड़ा और हमने उसका जूस निकाल लिया, ठीक है, क्या इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा? अब आप बताइए लगेगा कि नहीं लगेगा, इस लाइन में वो कवर हो रहा है कि नहीं? बताइए, वो फ्रेश ऑरेंज जूस जो हमने संतरा तोड़ के निकाल लिया, वो उसके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर टैक्स इस लाइन पे लग रहा है तो क्या मेरा फ्रेश ऑरेंज जूस मैन्युफैक्चर्ड है? मैन्युफैक्चर्ड क्या हुआ उसमें? देयर इज नथिंग कॉल्ड मैन्युफैक्चर्ड। तो अगर फ्रेश ऑरेंज जूस है, ठीक है, हम अब देखो हमने क्या किया, हमने ये फ्रूट जूस का मीनिंग इसके आसपास के शब्दों से ढूंढने की कोशिश करी। ये कह रहे फ्रूट जूस तो ठीक है, ऑरेंज फ्रूट जूस तो है, लेकिन यहाँ पर कौन से फ्रूट जूस की बात कर रहे हैं? मैन्युफैक्चर।
ज्यादातर फ्रूट जूस जो मार्केट में आते हैं वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, कोई फ्रेश नहीं होता। इवन जो रियल का फ्रूट जूस आता है उसको लोगों को लगता है ये रियल है, उसके डब्बे में लिखा हुआ है कि रियल, उनका सिर्फ नाम है, इट डज नॉट मीन दैट द जूस इज रियल। ये उनके डब्बे में लिखा है, कभी आप ध्यान से देखना, उनके डब्बे में लिखा है रियल, हमारा सिर्फ ब्रांड नेम है, और हम लोग को क्या लगता है रियल का जूस पी रहे हैं, एकदम रियल जूस पिए जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज जस्ट अ ब्रांड नेम। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड फ्रूट जूस जो है उनके ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन अगर फ्रेश ऑरेंज जूस है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज फ्रेश ऑरेंज जूस इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड। अब अगर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन करते तो फ्रूट जूस में तो ऑरेंज जूस आ जाता, लेकिन हमने देखा ये कौन से फ्रूट जूस की बात कर रहे हैं, इसके लिए हमें आसपास के शब्द देखने पड़े। अगर आप आसपास के शब्द भी देखो तो ये कह रहे हैं मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस में फ्रूट जूस। अगर आप देखो बॉटल्ड वाटर, ये भी मैन्युफैक्चर हो रही है, सिरप ये भी मैन्युफैक्चर हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे ये उन चीजों की बात कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चर होते हैं, ना कि ओरिजिनली बनते हैं, ठीक है। ऐसे इंटरप्रिटेशन में हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे, नोसाइटरस सॉसेस, क्लियर। इसी का एक और एग्जाम्पल इन्होंने लिखा है, प्राइवेट डिस्पेंसरी ऑफ अ डॉक्टर इज नॉट कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट। अब ये सेकेंड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2 नोसाइटरस सॉसेस का। कह रहे हैं एक एक्ट है, ये बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है, वहां पे कह रहे हैं कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है एन एस्टैब्लिशमेंट विच कैरीज ऑन एनी बिजनेस, ट्रेड और प्रोफेशन, ठीक है। एक एक्ट है कमर्शियल शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, जिसमें कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जहां पर क्या हो रहा हो, बिजनेस, ट्रेड या प्रोफेशन हो रहा हो। कह रहे हैं द वर्ड प्रोफेशन वाज कंस्ट्रूड विद एसोसिएटेड वर्ड बिजनेस एंड ट्रेड। कह रहे हैं प्रोफेशन को हम लोग ट्रेड और बिजनेस के लेवल का समझेंगे, यानी बड़े लेवल पे कुछ हो रहा हो, बिजनेस और ट्रेड बड़े लेवल पे होता है, ठीक है। ऐसा नहीं हमने एक सामान दुकान से खरीद लिया तो हम ट्रेडर थोड़ी बन गए, ओके। तो ये कह रहे हैं अगर बड़े लेवल पे आप कुछ कर रहे हो उसको कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट मानेंगे। अब एक डॉक्टर है, ठीक है, वो अपने घर पे उसने एक रूम, या आपने नॉर्मली भी देखा होगा, उसने अपना एक रूम ऐसा बना लिया है जिसमें वो पेशेंट्स को लिटा देता है, ठीक है, कि भैया तुम लोग यहाँ रेस्ट कर लो। वो रूम जो उसके घर पर है, उसका प्राइवेट है, क्या वो बड़े लेवल पे वो कर रहा है, नो। तो क्या हम उसको कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट मानेंगे, नहीं। नॉर्मली देखा जाए तो डॉक्टर अगर अपनी क्लिनिक खोले तो वो प्रोफेशन तो है, लेकिन वो प्राइवेट डिस्पेंसरी जहां वो खुद कुछ दवाइयां वगैरह दे रहा है, क्योंकि वो बिजनेस और ट्रेड के लेवल का कमर्शियल लेवल पे नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसको कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट नहीं मानेंगे, ओके। ये इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने किया है, ओके। इट वाज हेल्ड दैट प्राइवेट डिस्पेंसरी ऑफ अ डॉक्टर वाज नॉट विद इन द डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट। तो ये दो एग्जाम्पल्स इन्होंने दे दिए और एक एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया था प्लांट एंड मशीनरी वाला, ठीक है, फाइन। ये हमारा सेकेंडरी रूल का पहला रूल था, कौन सा, नोसाइटरस सॉसेस। और अब देखो लास्ट रूल आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशिया, ठीक है, समझना। कॉन्टेम्पोरेनिया, कॉन्टेम्पररी सुना है कभी, कॉन्टेम्पररी। कॉन्टेम्पररी का मतलब होता है किसी चीज को उसके ओरिजिनल फॉर्म से जब लिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टेम्पररी, ओके। किसी भी चीज का मतलब अगर हमें अंडरस्टैंड करना है तो उसका मीनिंग हम वहां से ले जहां वो ओरिजिनली लिखा गया था। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक एक्ट है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ठीक है, वो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ये कहता है कि भाई इंप्लॉइज को इतना इतना बोनस मिलना चाहिए। आज मान लो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में एक अमेंडमेंट आई और उस अमेंडमेंट में इतना लिखा है दैट एवरी इंप्लॉई शुड बी गेटिंग अ बोनस ऑफ एटलीस्ट इतना रुपीज, ठीक है। एक क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि इस अमेंडमेंट में जो इंप्लॉई लिखा है उसका मीनिंग क्या होगा, बताओ। इसके मीनिंग के लिए हम कहां देखें, कहां से इसका बेस्ट मीनिंग मिलेगा। इसका बेस्ट मीनिंग हमें मिलेगा इसके एक्ट में जो लिखा था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में इंप्लॉई की डेफिनेशन दे रखी होगी, तो आज अगर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में इंप्लॉई का वर्ड आया है, अमेंडमेंट आई और उस अमेंडमेंट में एक वर्ड इंप्लॉई लिखा है, इस इंप्लॉई का अगर हमें बेस्ट मीनिंग ढूंढना है तो क्या हम डिक्शनरी में देखें, नो। इस इंप्लॉई का मीनिंग क्या होगा, इसके लिए हम ये देखें कि इसके एक्ट में क्या लिखा होगा, ओके। सिंपली पुट करते हैं, कंपनीज एक्ट है, आज मान लो कंपनीज एक्ट में कोई अमेंडमेंट आया और उसमें लिखा है एवरी कंपनी हैज टू फाइल अ रिटर्न इन दिस 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 फॉर्म। अब एक सवाल अराइज हुआ, ये जो अमेंडमेंट आई है इसके हिसाब से ये कंपनी कौन सी कंपनी है, तो बताइए इस कंपनी का मीनिंग हम लोग कहां देखेंगे, कंपनीज एक्ट में। यानी किसी भी वर्ड का मीनिंग ढूंढने के लिए उसके कॉन्टेम्पररी फॉर्म में जाओ, उसका ओरिजिनल फॉर्म जहां वो लिखा गया था, दैट विल गिव यू द बेस्ट मीनिंग, ओके। दिस डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट अ स्टैट्यूट और अ डॉक्यूमेंट
is to be interpreted by referring to the exposition. Exposition means explanation. जो explanation उसको मिला था from the contemporary authority. Contemporary authority मतलब जिस authority ने उसको बनाया था, ठीक है, उसने जो मीनिंग दिया था वही मीनिंग उसका बेस्ट मीनिंग होगा. द मैक्सिम, इसका बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल समझिए. कुछ लोगों के नाम ऐसे होते हैं ना जिनका प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आता है ना. किसी बच्चे का कोई नाम है, अब समझ नहीं आता उसको प्रोनाउंस कैसे करें, तो उसका बेस्ट तरीका ये माँ बाप से पूछ लो कि भैया तुमने जो नाम रखा था उसका क्या प्रोनाउंसिएशन था, है ना. जैसे कई बार ऐश्वर्य नाम में कंफ्यूजन होती है, कुछ लड़कियां ऐश्वर्या कर लेती हैं उसी को, लड़के ऐश्वर्य कर लेते हैं, स्पेलिंग दोनों की सेम होती है ना. अब डाउट ये हुआ कि भैया इसको क्या प्रोनाउंस किया जाए, तो उनके माँ बाप से पूछो ना कि उन्होंने अपने लड़के का नाम ऐश्वर्या रखा था कि ऐश्वर्य रखा था. वही कॉन्टेम्पररी अथॉरिटी हुए, दे विल टेल द बेस्ट मीनिंग. ओके, सिमिलरली अगर किसी एक्ट में हमें किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढना है तो हम उसकी कॉन्टेम्पररी अथॉरिटी, जो ओरिजिनल अथॉरिटी थी, उससे पूछ लें. कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशिया, ये इसका पूरा नाम होता है. कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशिया एस्ट ऑप्टिमे एट फोर्ट्सिमे इन लेगे. ये नाम बोलने में आपको दो चार साल लग जाए, है ना. याद रखना इसको कॉन्टेम्पोरेनिया नाम से. कॉन्टेम्पोरेनिया से आपको ये ध्यान आ जाएगा कॉन्टेम्पररी, ठीक है. इट मीन्स कॉन्टेम्पोरेनियस एक्सपोजिशन इज द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन लॉ. यानी कॉन्टेम्पररी अथॉरिटी से जो मीनिंग आ रहा है वो बेस्ट होगा और वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा. दिस मीन्स दैट अ लॉ शुड बी अंडरस्टूड इन द सेंस in which it was understood at the time when it was passed. जब वो लॉ पास किया गया था तब क्या मीनिंग था, वही उसका आज भी मीनिंग लिया जाएगा. ओके फाइन, बस इसमें इतना ही कर लेना. सेकेंड वाले में बस सिंपल बता रहे हैं, उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं. कॉन्टेम्पोरेनियम में बस ये फर्स्ट पैराग्राफ कर लेना, दैट विल बी सफिशिएंट. तो यहां तक देखिए एक पोर्शन हुआ. इस चैप्टर में हमने आपको बताया था प्राइमरली दो पोर्शंस हैं. पहले है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और दूसरा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स. इंपॉर्टेंस के नजरिए से बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आना ही आना है. पार्ट 2 जो आपका है उसमें 3 चैप्टर है और 30 मार्क्स का है, तो ऑब्वियस सी बात है 10 नंबर ईच, तो 10 मार्क्स का इसमें से आना है. 10 मार्क्स का मतलब हो गया, हो सकता है 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन. अदरवाइज अगर एमसीक्यू पुटअप कर लेंगे तो हो सकता है 4 मार्क्स के 2 और 2 एमसीक्यू. ओके, तो पहला पोर्शन जो इसका है वो आता है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का, जिसमें 2 आते हैं, प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड अदर रूल्स. प्राइमरी रूल में कितने थे, 7, और अदर में कितने थे, 2. प्राइमरी में पहला कौन सा था, लिटरल कंस्ट्रक्शन, दूसरा रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, तीसरा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, चौथा मिसशिफ रूल, वेरी गुड, फिफ्थ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, सिक्स्थ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, सेवेंथ एजेसडम जेनेरिस. ठीक है, और उसके बाद 2 थे हमारे अदर रूल्स, जिसमें पहला कौन सा था, नोसाइटर असोसिस, ठीक है, और दूसरा कौन सा था, कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशिया. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा वो होगा एड्स टू इंटरप्रिटेशन. एड्स टू इंटरप्रिटेशन मतलब लॉ को पढ़ने के लिए किन किन चीजों की मदद ली जाती है. ओके, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे. बस इंटरनल एंड एक्सटर्नल हो जाएगा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ओके, इसको पढ़ लीजिएगा, हो सके तो नोट्स बना लेना, ठीक है, आपके लिए इजी होगा याद करने में. और एक बार पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी देख लेना कि क्या आया है क्या नहीं आया है, कवर हो रहा है अपना कि नहीं. ओके, चलो, जैसे ही हो जाएगा टेस्ट होगा. हाँ बेटा, हाँ हाँ बना लिए, लाओ दिखाओ दिखाओ.